गुड इवनिंग फ्रेंड्स, दिस इज़ बसंत एंड वेलकम यू ऑल इन अ न्यू लर्निंग वीडियो। ये एक लर्निंग वीडियो होने वाला है। इसमें हम जानेंगे कि इक्विटी क्या होता है, फ्यूचर क्या होता है, ऑप्शन क्या होता है और फ्यूचर एंड ऑप्शन क्यों लाया गया था मार्केट में। उससे पहले आपको बता दें दोस्तों कि हम जो भी वीडियोज़ आपके लिए लेकर आते हैं उसमें कुछ ना कुछ नॉलेजेबल और नॉलेज की बातें ही होती हैं जिससे आप कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। तो इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप इसको पूरा देखेंगे तो आप अच्छे तरीके से समझ पाएंगे कि इक्विटी क्या होता है, फ्यूचर और ऑप्शन को क्यों लाया गया था और कॉल और पुट को हम किस प्रकार से ट्रेड कर सकते हैं। इससे पहले आपको बता दें कि चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा दोस्तों। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि हमारी तरफ से कोई भी नया वीडियो आपके लिए आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। आप जो है लाइक कीजिएगा अगर इससे आपको कुछ इन्फॉर्मेशन से बेनिफिट होता है तो, और शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ में और ट्रेडिंग कम्युनिटी के साथ में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि इक्विटी, फ्यूचर और ऑप्शन क्या है। जो कंटेंट है हमारा, हम ये आज के डेट में इसमें कवर अप करेंगे वो है इक्विटी, इंडेक्स फ्यूचर, निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में, स्टॉक फ्यूचर्स, इंडेक्स ऑप्शंस, स्टॉक ऑप्शंस, कॉल पुट और उसका समरी ओवरऑल हम देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि आपने देखा होगा जो कंपनियां होती हैं, लाइक हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेके चल रहे हैं कि रिलायंस और टाटा, ये जो है एक कंपनी है। ये लोग क्या करते हैं कि अपने शेयर को जो है वो लिस्टेड करते हैं एनएसई और बीएसई पे। मतलब ये कंपनियां लिस्टेड हैं एनएसई और बीएसई में, जो कि एक्सचेंजेस हैं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। और इन दोनों जो एक्सचेंज है इसको रेगुलेट करता है सेबी। तो जो भी ये कंपनियां पब्लिक के लिए शेयर रेज करती हैं वो एनएसई और बीएसई के माध्यम से करती हैं और उसको रेगुलेट करता है सेबी। हम क्या करते हैं कि हम जो ट्रेडर होते हैं, हम लोग क्या करते हैं कि हम इन शेयर्स को ख़रीदते हैं, बेचते हैं ब्रोकर के माध्यम से। वो ब्रोकर होता है कौन? जेरोधा हो गया, फायर्स हो गया, आस्था हो गया। मार्केट में बहुत तरह के ब्रोकर्स हैं। हमने यहाँ पे एग्जांपल में 2 ब्रोकर्स के नाम लिए हैं। और जो शेयर्स हम खरीदते हैं उसी को इक्विटी स्टॉक्स या इक्विटी शेयर बोला जाता है। हम जो है उसको जो शेयर खरीदते हैं वो इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए खरीदते हैं। कोई शॉर्ट टर्म के लिए खरीदता है, कोई लॉन्ग टर्म के लिए खरीदता है। तो ज़्यादातर जो स्टॉक्स होते हैं उसको हम इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे ट्रेडर हैं जो रिटेल ट्रेडर है, वो ट्रेडिंग करते हैं, इंट्राडे में भी स्टॉक्स में ट्रेडिंग करते हैं, जिससे वो एक अच्छा बेनिफिट बना पाते हैं, जिसमें वो बाइंग और सेलिंग दोनों कर सकते हैं। जब आप इंट्राडे में ट्रेडिंग करते हैं स्टॉक्स में तो आपको ये बात का ध्यान रखना होता है कि आपकी जो पोजीशन है उसको आपको डेली कट कर देनी होती है। और वो जो पोजीशन आप कट करेंगे वो 3:15 से पहले, यानी कि मार्केट ख़त्म होने का एक जो 3:30 बजे का टाइम है उससे पहले 3:15 से पहले या 3:15 बजे तक आपको पोजीशन अपना कट आउट कर देना है इंट्राडे का। नहीं तो आपका जो पोजीशन है वो आपका ब्रोकर कट करेगा और उसके लिए वो एक्स्ट्रा चार्जेस काटेगा दोस्तों। तो इस प्रकार से ये इक्विटी शेयर होता है जो कि कोई भी कंपनियां रेज करती हैं मार्केट से अपने जो है एनएसई और बीएसई के माध्यम से, ताकि उनको एक बहुत ज़्यादा जो है एक फ़ंड उनके लिए अरेंज हो पाए जिसका वो यूटिलाइज़ अपने कंपनी के प्रोग्रेस के लिए कर पाएँ। और जब आप शेयर खरीदते हैं, इक्विटी शेयर्स खरीदते हैं, तो आप उस कंपनी का हिस्सा बन जाते हैं, शेयर होल्डर रहते हैं। तो बहुत सारे लोग जो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं उनको कंपनी की तरफ से डिविडेंड भी दिया जाता है, एक अच्छा बेनिफिट्स भी मिलता है। तो ये था इक्विटी शेयर। अब चलिए जानते हैं कि फ्यूचर एंड ऑप्शन क्या है और फ्यूचर एंड ऑप्शन को लाया क्यों गया था मार्केट में। सबसे पहले हम एक एग्जांपल के तौर पे समझेंगे कि जैसे मान लीजिए कि हम मार्केट से मिल्क खरीदते हैं, और मिल्क ज़्यादातर लोग यूज़ करते हैं ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए, मिल्क पीते हैं। लेकिन हम चाहें तो मिल्क के थ्रू जो है दूसरे प्रोडक्ट्स भी हम उसको डिराइव कर सकते हैं, लाइक पनीर हो गया, घी हो गया, कर्ड हो गया, ये मिल्क से हम डिराइव करते हैं। तो इसका जो है यूटिलाइजेशन हम डिफरेंट पर्पज़ से भी कर सकते हैं। इसी तरह से शेयर मार्केट में क्या होता है कि फ्यूचर एंड ऑप्शंस जो होता है वो डिराइव होता है इक्विटी स्टॉक से। इक्विटी स्टॉक से फ्यूचर एंड ऑप्शन डिराइव होकर बाहर निकला है। और ये क्यों इसको लाया क्यों गया था? ये बेसिकली लाया गया था हेजिंग पर्पज़ के लिए। और हेजिंग पर्पज़ करके इसलिए लाया गया था कि ताकि जो लॉस है वो कम से कम हो पाए ट्रेडर का और इन्वेस्टर का। एक एग्जांपल के तौर पे समझते हैं कि मिस्टर बुल ने 200 क्वांटिटी शेयर खरीदे 100 रुपये के प्राइस से, और उनका इन्वेस्टमेंट हुआ 20,000 रुपये। और उसी में एक दिन या एक महीने के बाद देखा गया कि वो प्राइस जो है वो 100 रुपये से 90 रुपये पे आ गई। तो उसमें क्या हुआ कि जो इन्वेस्टमेंट उन्होंने किया था वो भी डाउन हो गया, लगभग वो 18,000 रुपये के आसपास आ गया। तो यहाँ पे जो इन्वेस्टर हैं या भी जो ट्रेडर हैं उनका लॉस यहाँ पे हो रहा था। तो इस लॉस को बचाने के लिए या फिर कम से कम लॉस हो उसके लिए फ्यूचर एंड ऑप्शन को मार्केट में लाया गया था, इंट्रोड्यूस किया गया था।
तो यहाँ पे एक हेजिंग पर्पस दिया जा रहा है, जो कि हेजिंग करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों मार्केट में। कभी भी आप नेकेड पोजीशन लेके मार्केट में मत रहिए। हेजिंग करने से बेनिफिट आपको क्या होता है कि आपका जो लॉस है वो मिटिगेट होता है। तो कैसे वो लॉस को मिटिगेट कर सकते थे यहाँ पे, जैसे मान लीजिए कि उन्होंने स्टॉक्स खरीद के रखा है, तो यहाँ पे क्या करते हैं कि फ्यूचर को जो है वो शॉर्ट कर देते हैं, यानी कि शॉर्ट सेल कर देते हैं। पुट ऑप्शन को वो यहाँ पे बाई कर लेते हैं और वहीं पे कॉल ऑप्शन को वो सेल कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या होता कि इस पोजीशन को उन्होंने हेज कर लिया, यानी कि अगर मार्केट ऊपर जाए या मार्केट नीचे आए उनके पोजीशन से, तो ऊपर जाएगा तो उनको तो जो बेनिफिट है वो तो होना ही है, साथ ही साथ अगर नीचे भी आ रहा है तो उन्होंने अपने पोजीशन को इस तरह से हेज करके रखा हुआ है कि ताकि उनका लॉस ना हो, मिस्टर बुल का लॉस ना हो। तो फ्यूचर एंड ऑप्शन बेसिकली इसी के लिए इंट्रोड्यूस किया गया था। जितने भी बड़े इन्वेस्टर्स हैं लाइक FII, DII, HNI, ये लोग जो है अपने पोजीशन को हमेशा हेज करके चलते हैं दोस्तों। बिना हेज किए हुए हमें नेकेड पोजीशन मार्केट में नहीं बनानी चाहिए। हम जो रिटेल ट्रेडर होते हैं वो ज़्यादातर लोग हेज नहीं करते हैं या फिर स्टॉप लॉस भी नहीं लगाते हैं, क्योंकि हमें जो होती है ना, लोगों को देख कर ट्रेड करने की आदत सी हो गई है कि उन्होंने इतने पैसे इनकम कर लिए, चलो भैया एक अच्छा ट्रेड कर लेते हैं। तो ऐसे कभी भी आप मार्केट में ट्रेड ना करें। आप ऑलवेज हेज के जरिए, मतलब पोजीशन को हेजिंग के जरिए ले चलें, या फिर आप स्टॉप लॉस का यूज़ करें मार्केट में। चलिए समझते हैं ऑप्शन पार्ट को। ऑप्शन पार्ट में हमें दो तरह के ऑप्शन का जो है यूटिलाइजेशन करने का मौका मिलता है। एक होता है कॉल और एक होता है ऑप्शन, पुट ऑप्शन। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको बता दें कि जब भी आप ऑप्शन ट्रेड करें, आज के डेट में मार्केट में ऑप्शन का ट्रेड जो है वो काफ़ी बढ़ चुका है, क्योंकि मार्जिन रूल ख़त्म होने के बाद में सेबी के तरफ से लोगों ने क्या करना शुरू किया कि वो ऑप्शन में ट्रेड करना शुरू कर दिए, क्योंकि ऑप्शन में जब बाइंग करते हैं तो आपको जो अमाउंट है वो कम लगता है, मार्जिन कम लगता है। तो इस कारण से क्या हो रहा है कि जो नए लोग हैं, नए ट्रेडर हैं आपके और हमारे जैसे जो रिटेलर हैं, वो क्या कर रहे हैं कि ऑप्शन में उतर जा रहे हैं बिना सीखे समझे, और उनका काफ़ी नुकसान हो जा रहा है। तो ऑप्शन में जब भी आप ट्रेड करें दोस्तों, तो कृपया आप उसको सही तरीके से समझिए, नॉलेज लीजिए, उसके बाद ऑप्शन में आप ट्रेड कीजिएगा और पोजीशन को हेज करके चलिएगा दोस्तों। साथ ही साथ आपको बता दें कि ऑप्शन एक ऐसा टूल है जिसके ज़रिए आप स्टॉक मार्केट में बहुत ज़्यादा पैसे बना सकते हैं दोस्तों, बहुत ज़्यादा। अगर आपने सही से सीखा है तो आप डेफिनेटली बहुत अच्छा एक अर्निंग कर पाएंगे। और ऑप्शंस बेसिकली यूज़ होता है एक इंश्योरेंस के तौर पे जो बाइंग करते हैं। जैसे आप समझ लीजिए कि मिस्टर बुल ने एक कार ख़रीदा और उस कार का इन्होंने इंश्योरेंस पे किया 20,000 रुपये। अगर मान लीजिए वो कार रास्ते में चल रही है और कार में कुछ डैमेज हो रहा है, तो उसका जो क्लेम है वो इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से जो है किया जाता है, और उसका एग्रीमेंट किया गया होता है इंश्योरेंस कंपनी के साथ। तो जब आप क्लेम करते हैं तो कार में कोई भी डैमेज होता है तो वो इंश्योरेंस कंपनी समझती है और उसका वो भुगतान करती है, और उसका मतलब जो कार का जो भी खर्चा आता है वो उस इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा दी जाती है। लेकिन अगर आपके कार को कुछ नहीं हुआ, कोई डैमेज नहीं हुआ, कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ, तो जो भी पैसा आपने इंश्योरेंस का दिया होता है तो वो क्या होता है कि वो पैसा इंश्योरेंस वाले का हो जाता है। उसी तरह से ऑप्शन बाइंग में भी होता है दोस्तों। ऑप्शन बाइंग में आप क्या करते हैं कि आप एक प्रीमियम देते हैं और ऑप्शन बाइंग के थ्रू आपने ऑप्शन बाइंग कर लिया, आपने एक अमाउंट दिया, आपका ज़्यादातर लॉस जो भी होने वाला है वो प्रीमियम ही होने वाला है, यानी कि जो आपने दिया है। और अगर वो ऑप्शन आपने ख़रीदा और वो प्राइस उसका ऊपर चलते चला गया तो आपको उसमें बहुत सारा प्रॉफिट भी हो सकता है। इसीलिए जो ऑप्शन बायर होते हैं दोस्तों, उनका जो रिटर्न ऑफ पोटेंशियल होता है ना, वो बहुत ही ज़्यादा होता है और रिस्क उनका लिमिटेड होता है। रिस्क लिमिटेड क्यों होता है? क्योंकि जो उन्होंने प्रीमियम दिया है सिर्फ और सिर्फ उसी का रिस्क होता है, अदरवाइज़ उनका कोई रिस्क नहीं है। मान लीजिए आपने 2000 में ऑप्शन खरीद के बैठा हुआ, तो 2000 का ही आपका जो है रिस्क है, अदरवाइज़ आपका जो बढ़ने का चांसेस है वो 2000 का 10,000 भी हो सकता है, 20,000 भी हो सकता है, 25,000 भी हो सकता है। तो इस प्रकार से जो ऑप्शन बायर होते हैं उनको बेनिफिट होता है। ऑप्शन सेलर जो होते हैं उनका जो रिटर्न होता है वो लिमिटेड होता है। लाइक उन्होंने अगर मान लीजिए कि ऑप्शन जो है सेल किया है, तो जो प्रीमियम उनको, जैसे कि कोई ऑप्शन का प्राइस अगर मान के चलिए कि 100 रुपये का ऑप्शन का प्राइस है और बैंक निफ्टी का 25 क्वांटिटी का एक लॉट होता है, तो 100 रुपये का है और 25 क्वांटिटी, यानी कि हो गए 2500 रुपये। और ये 2500 रुपये का जो प्रीमियम है ये सिर्फ और सिर्फ ये उसी को ले सकते हैं, उससे ज़्यादा इनको बेनिफिट नहीं होना है। लेकिन इनका लॉस बहुत ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि अगर एट द टाइम में मार्केट अगर इन्होंने सही तरीके से पोजीशन को हेज करके नहीं चला या फिर इन्होंने स्टॉप लॉस नहीं लगाया तो इनका बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो इसलिए कहा जाता है कि जो सेलर होते हैं उनका जो रिटर्न होता है वो लिमिटेड होता है, जो प्रीमियम होता है वही, और रिस्क जो इन्वॉल्व होता है वो ज़्यादा होता है। लेकिन इससे मत घबराइएगा दोस्तों, क्योंकि मार्केट में ज़्यादातर लोग ऑप्शन सेलिंग से ही पैसे कमाते हैं।
अब आप सोच रहे होंगे कि ऑप्शन बाइंग में बेनिफिट ज़्यादा है, ऑप्शन सेलिंग में बेनिफिट कम है और रिस्क ज़्यादा है, तब भी लोग ऑप्शन सेलिंग में ही क्यों पैसे बनाते हैं, तो उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। चलिए, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप कभी भी ट्रेड करते हैं, कोई भी मार्केट का ट्रेड हो, वो ऑप्शन का हो, फ्यूचर का हो या फिर स्टॉक्स का हो, तो आप सबसे पहले क्या देखते हैं? सबसे पहले देखते हैं, जो आपका व्यू होता है वो क्या होता है कि मार्केट क्या है, यानी कि मार्केट बुलिश है, यानी कि मार्केट ऊपर की तरफ है, या मार्केट बियरिश है, मार्केट नीचे की तरफ है, या फिर मार्केट साइडवेज है, यानी कि एक ही तरफ में घूम रही है। तो सबसे पहले मेरा एक आपको बता दूं कि जब भी आप ट्रेड करें तो आप पहले अपने व्यू को बनाइए कि आपका व्यू क्या है, कि मार्केट ऊपर है, नीचे है या साइडवेज है। तब आपको मार्केट में ट्रेड करने में बहुत आसानी होगी। चलिए समझते हैं कि अगर मार्केट बुलिश है तो हम कॉल बाई करते हैं, अगर मार्केट बियरिश है तो हम पुट बाई करते हैं। अगर मार्केट बुलिश नहीं है और नीचे भी नहीं जा रही है, यानी कि साइडवेज है, तो हम कॉल को क्या करते हैं, सेल कर देते हैं। वही अगर पुट भी अगर मार्केट मान लीजिए कि बेयरिश नहीं है, नीचे नहीं जा रही है लेकिन ऊपर भी नहीं जा रही है, तो डेट टाइम क्या हो रहा है कि वो साइडवेज है, और साइडवेज होने की वजह से क्या हो रही है कि हम वहाँ पे एक जो है कॉल को पुट को हम सेल कर दे रहे हैं। तो यहाँ पे हम शॉर्ट सेलिंग के ज़रिए पैसे बना रहे हैं। देखिए, जब भी आप ऑप्शन में ट्रेड करें तो आप इक्विटी चार्ट का ही जो है यूटिलाइजेशन करें। आप स्टॉक्स के चार्ट को या इंडेक्स का जो स्पॉट प्राइस वाला चार्ट होता है उसको देख के आप ऑप्शन के ट्रेड करने का प्लान बनाएं। देखिए, ऑप्शन ट्रेड करने के लिए आपको स्ट्राइक प्राइस चूज़ करना होता है। स्ट्राइक प्राइस जो चूज़ करना होता है उसको आप ऑप्शन चेन के ज़रिए जो है स्ट्राइक प्राइस चूज़ कर सकते हैं। आगे हम समझेंगे किस प्रकार से आप स्ट्राइक प्राइस चूज़ करेंगे। और स्ट्राइक प्राइस जो होता है इसको हम लोगों ने 3 पार्ट में भाग किया हुआ है। एक है आपका OTM, उसके बाद है ATM और एक है ITM। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि मैंने मंथ को कैटेगराइज कर दिया है 3 पार्ट में। 10 डेज़ का मैंने डाल दिया है OTM के लिए, 10 डेज़ डाल दिया है ATM के लिए एंड 10 डेज़ डाल दिया है ITM के लिए। तो ऐसा क्यों किया है, पहले वो समझते हैं। देखिए, OTM होता है आउट ऑफ द मनी, ATM होता है एट द मनी और ITM होता है इन द मनी। इन द मनी मतलब जो कि थोड़ा इसका स्ट्राइक प्राइस का चार्जेस ज़्यादा होते हैं, इसका मार्केट में जो अभी करंट चल रहा है उसके अंदर है, तो इसलिए इसका चार्जेस ज़्यादा होते हैं। आउट ऑफ द मनी जो दूर के होते हैं स्ट्राइक प्राइस, उसका चार्जेस जो है वो कम होता है। और ATM जो एट प्रेजेंट मार्केट चल रहा है उसको एट द मनी बोलते हैं, तो उसका चार्जेस जो है वो थोड़ा इन द मनी से कम होता है। तो अगर आप शुरुआती दौर में, मंथ के शुरुआती दौर में ट्रेड कर रहे हैं तो आउट ऑफ द मनी भी आप ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि उस समय में ATM और इन द मनी का जो स्ट्राइक प्राइस का जो कॉस्ट होता है, जो प्राइस होता है, वो काफ़ी हाई होता है। इस कारण से आप पहले 10 दिन OTM में ट्रेड कर सकते हैं, उसके बाद वाले 10 दिन आप ATM पे ट्रेड कर सकते हैं, और उसके बाद वाले जो 10 दिन बचते हैं उसमें आप ITM पे भी ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि आपका प्रीमियम जो होता है ना वो उसका प्राइस कम होता है। तो चलिए फिर आगे समझते हैं। यहाँ पे मैंने आपके लिए एक जो है चार्ट बनाया हुआ है, जैसे कि मैंने स्पॉट प्राइस दिया हुआ है निफ्टी का 17,532 अभी स्पॉट प्राइस है। ये अंडरलाइंग जो एसेट होता है इसको अंडरलाइंग प्राइस है, 17,532 पे मार्केट या निफ्टी चल रही है। तो कैसे समझेंगे कि कौन सा स्ट्राइक प्राइस ITM है, कौन सा स्ट्राइक प्राइस ATM है और कौन सा स्ट्राइक प्राइस OTM है? तो चलिए वो समझते हैं। तो एट प्रेजेंट जो प्राइस चल रहा है मार्केट में किसी अंडरलाइंग एसेट का, उसके आसपास का जो स्ट्राइक प्राइस होता है उसे कहते हैं ATM, यानी कि एट द मनी। उसके भीतर का जो चलता हुआ है उसको बोलते हैं इन द मनी, और जो उसके बाहर है उसको बोलते हैं आउट ऑफ द मनी। तो चलिए समझते हैं। यहाँ पे 17,532 पे मार्केट क्लोज हुई है, तो 17,550 ये हो गया ATM, और 17,500 उसके ऊपर चला जा रहा है तो हो गया ITM कॉल के लिए, और 17,450 ITM हुआ कॉल के लिए, 17,400 ITM हुआ कॉल के लिए। ITM मतलब इन द मनी। वही अगर कॉल के लिए OTM हो गया, जो अभी तक आया नहीं है, वो हो गया 17,600, 17,650, 17,700, यानी कि जो अभी जो स्ट्राइक प्राइस हम OTM में देखते हैं मतलब वो अभी आने वाला है कॉल के लिए, और इन द मनी में जो देखते हैं मतलब जो आ चुका है वो ऑलरेडी है, और ATM एट प्रेजेंट जो चल रहा है उसको ATM कहते हैं एट द मनी। कॉल्स का जो मैंने अभी आपके साथ में डिस्कस किया, ठीक उसका ऑपोजिट होगा
पुट्स के लिए। तो आप उसी तरह से आप समझ जाइएगा कि पुट्स में क्या होता है कि मार्केट नीचे गिरती है तो वो तो उसके तरफ आगे की तरफ बढ़ता है। तो उसी तरह से अगर मार्केट 17,532 पे क्लोज दिया है तो 17,400 OTM होगा पुट के लिए, 17,450 OTM होगा पुट के लिए, क्योंकि अभी वो आएगा, मार्केट गिरेगा तो उसी की तरफ पहुंचेगा ना। फिर उसी तरह 17,500 वो भी OTM होगा पुट के लिए, और 17,600 ITM होगा पुट के लिए, 17,650 ITM होगा पुट के लिए, और 17,700 भी ITM होगा पुट के लिए, और ATM होगा 17,550, यानी कि जो नियर स्ट्राइक प्राइस होता है वो ATM कहलाता है। देखिए आप इस प्रकार से ऑप्शन चेन आप मेरे राइट साइड में आप देखिए दो यहाँ पे जो है आपको चार्ट दिए गए हैं। एक है ऑप्शन चेन का, इसको आप ऑप्शन चेन जो है देख पाएंगे NSE के वेबसाइट पे, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, आप उस पर क्लिक करके आप वहाँ से ऑप्शन चेन देख पाते हैं। तो ये जो आप यहाँ पे दो पार्ट आप देख पा रहे हैं, एक कॉल का पार्ट है, लेफ्ट साइड का जो पार्ट है वो कॉल का है, पुट, और राइट साइड का जो पार्ट है वो पुट का है। जो येलो कलर में देख रहे हैं वो ITM है, यानी इन द मनी है। जो सेम एट द मनी जो दिख रहा है वो सेम जो अभी मार्केट चल रहा है वो है, और उसके बाद OTM दिख रहा है आपको आउट ऑफ द मनी। उसी तरह पुट में ठीक अपोजिट है, जो येलो में आपको दिख रहा है इन द मनी, ऊपर वाला आउट ऑफ द मनी, और बीच का जो ATM है। ऑप्शन चेन पे अगर आप हमें कमेंट करेंगे और वीडियो जानकारी लेने के लिए, तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, हम आपको ऑप्शन चेन के बारे में बहुत तरीके से और अच्छे विस्तार से बताएंगे। यहाँ पे मैंने आपको एक स्ट्रेटेजी दिया है, ऑप्शन चेन के जरिए आप जो है मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं। वो किस तरह से, मान लीजिए कि प्राइस, वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट तीनों अगर अप रहा तो आपका ऑब्जर्वेशन होना चाहिए कि अभी मार्केट अप ट्रेंड है, लोग बाई कर रहे हैं, बुलिश पोजीशन बना रहे हैं, तो आप यहाँ पे एक लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं। वहीं अगर प्राइस ऊपर है, वॉल्यूम नीचे है, ओपन इंटरेस्ट भी नीचे है, तो अभी जो है मार्केट का इंटरप्रेशन तो जो है वो बुलिश ही है, लेकिन यहाँ पे जो है शॉर्ट कवरिंग हो रही है। लोग जो भी बाइंग किए थे वो क्या कर रहे हैं कि अपने जो है प्रॉफिट्स बुक कर रहे हैं। उसी तरह से अगर प्राइस नीचे है, वॉल्यूम ऊपर है, ओपन इंटरेस्ट भी ऊपर है, तो यहाँ पे इसको डाउन ट्रेंड माना जाएगा, और यहाँ पे जो है लोग शॉर्ट बिल्डअप कर रहे हैं, पोजीशन बना रहे हैं शॉर्ट के लिए, यानी शॉर्ट सेल के लिए, क्योंकि ज़्यादातर जो ट्रेडर है वो सेलिंग की तरफ उनका रुझान है। और अगर देखा गया कि प्राइस भी नीचे है, वॉल्यूम भी नीचे है, और ओपन इंटरेस्ट भी कम है या नीचे है, तो वो टोटली डाउन ट्रेंड है। यहाँ पे आप एक जो है बियरिश ट्रेंड है, आप यहाँ पे पुट बाई कर सकते हैं, कॉल शॉर्ट सेल कर सकते हैं। इस तरह से आप अपना पोजीशन ऑप्शन में बना सकते हैं। दोस्तों ये समरी रहा, जो टोटल ओवरऑल देखा गया है कि मार्केट में जो ऑप्शन बाइंग होते हैं ना, वो उनका विनिंग रेट जैसे 100% है, तो उसमें जो विनिंग रेट है 33% का विनिंग रेट है ऑप्शन बाइंग का, और 66% का विनिंग रेट है ऑप्शन सेलिंग का। जबकि ऑप्शन सेलिंग में ज़्यादा रिस्क है और ऑप्शन बाइंग में सिर्फ और सिर्फ आपके प्रीमियम का रिस्क है। तो ऑप्शन सेलिंग को किस तरह से हम ट्रेड कर पाएंगे, इस पर मैं एक स्ट्रेटजी लेके आऊँगा इस वीडियो के बाद, तो आप उसको देखिएगा, और बहुत आसानी तरीके से आप पैसे बना सकते हैं। विद हेज आप पोजीशन लेंगे और SL के साथ, तो आप ऑप्शन सेलिंग में कॉन्टीन्यूसली एक अच्छा इनकम कर सकते हैं और एक मंथली इनकम जनरेट कर सकते हैं दोस्तों। उसका मैं वीडियो आपके लिए लेकर आऊँगा। चलिए, जब भी आप यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि इंडेक्स में जो हम ट्रेड करते हैं निफ्टी या फिर बैंक निफ्टी, उसका जो फ्यूचर एंड ऑप्शन होता है, उसी तरह से स्टॉक्स के भी फ्यूचर एंड ऑप्शन होते हैं, आप ट्रेड कर सकते हैं। स्ट्राइक प्राइस जैसा मैंने आपको बताया कि ऑप्शन चेन से आप देख के स्ट्राइक प्राइस लेंगे NSE के साइट से जाके, मैं उसका लिंक जो है आपके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ पर आप क्लिक करके NSE के साइट पर पहुँच सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको एक फ्लो चार्ट के जरिए समझाना चाहूँगा कि किस प्रकार से आप ट्रेड करें और किस प्रकार से आप ट्रेड का जो है एक प्लान बनाएं। फ्लो चार्ट ऐसा ये है कि सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है ट्रेंड, कि मार्केट बुलिश है या साइडवेज है या बियरिश है, यानी कि मार्केट ऊपर है या बीच में चल रही है या फिर मार्केट नीचे है। अगर मार्केट बुलिश है तो आपको देखना है कि जो भी करंट प्राइस चल रहा है वो क्या सपोर्ट के आसपास है। अगर है तो आप बाई करिए, अगर नहीं है तो वेट कीजिए कन्फर्मेशन का, जब वो सपोर्ट के पास जाए तब बाई करिए। अगर मार्केट साइडवेज है तो आप उसके ब्रेकआउट का वेट करिए, अगर मार्केट साइडवेज है और वो ब्रेकआउट देता है तब आप उसमें ट्रेड लीजिए। और अगर मार्केट बियरिश है यानी कि नीचे की तरफ है, तो आप देखिए कि जो प्राइस है क्या वो रेजिस्टेंस के आसपास है। अगर रेजिस्टेंस के आसपास है तो आप सेल कीजिए वहाँ से, और अगर नहीं है तो वेट कीजिए कन्फर्मेशन के लिए। ठीक है, यहाँ पे मैंने चार्ट के जरिए आपको समझाया है कि ये जो आप पहला चार्ट देख पा रहे हैं इसमें मार्केट बुलिश है, देखिए ऊपर की तरफ। दूसरा चार्ट आप देख पा रहे हैं ये मार्केट जो है वो साइडवेज में है, और तीसरा चार्ट जो आप देख पा रहे हैं वो बियरिश का है। इस तरह से आप चार्ट में समझ पाएंगे।
तो उम्मीद करता हूँ कि जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है वो समझा पाया हूँगा। अगर आपको जो है कुछ प्रॉब्लम आएगी तो आप हमें कमेंट करिएगा, हम बिल्कुल आपकी जो है इस विषय में सहायता करेंगे। और दोस्तों, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का जिसका जिक्र अभी मैं कर रहा था, उसका जो है मैं आपको वीडियो आई बटन में दे दूंगा। आप वहाँ पे क्लिक करके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को भी सही से समझ सकते हैं। हमारे चैनल पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का भी वीडियो अवेलेबल है। ओवरऑल वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, ताकि हमारी तरफ से कोई भी नया वीडियो आपके लिए आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। लाइक बटन जरूर प्रेस कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर कीजिएगा। अपने लॉगिन डिटेल्स को किसी के साथ में शेयर नहीं कीजिएगा, नहीं तो उसका मिसयूज़ हो सकता है। कमेंट करें, और भी कुछ जानना हो मार्केट के विषय में तो हम आपको पूरी सहायता करेंगे। कोरोना के गाइडलाइंस गवर्नमेंट की तरफ से जो आपको दिए गए हैं उसको काइंडली फॉलो कीजिए। डीमेट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया, आप वहाँ पे क्लिक करके डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। आप हमने इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक दिया गया है, आप वहाँ से हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं और वहाँ से आप डीमेट अकाउंट ओपन भी कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।